Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So क्लास 12th NCERT मैथ का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन पर हम जो है बात करेंगे। इसके प्रीवियस में हमने जो है कुछ लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, जो इसमें हमने इंट्रोडक्शन प्लस इसके जो है जैसे आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो प्रश्नावली 1.1 है उसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने जो है कुछ वीडियोस बना रखा है जिसमें मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करवाया है, प्लस साथ में एक इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया था कि संबंध हमारा क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वाला जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला तो आप लोग ज़रूर देख ले, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को जो बेसिक बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप लोगों को पता लग जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा है, तो आप लोग जो है इसको कंटिन्यू करें तो आप लोगों को क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आज के वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि R में जो संबंध R है वो a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमको बताना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहला तो इसमें सिद्ध कीजिए कि R में, ठीक है ना, R का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो R हमारे पास दिया हुआ है इस R का मतलब है कि वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या आप लोगों को पता होगा कि वास्तविक संख्या हमारा क्या होता है। दूसरा इसमें एक संबंध हमारे पास दिया हुआ है जो कि a, b के रूप में दे रखा है, सच दैट क्या बोल रखा है कि जो a है वो b से छोटा या फिर उसके बराबर है। तो हमें ये बताना है कि R स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। तो चलिए स्वतुल्य पर बात करते हैं कि क्या ये स्वतुल्य होगा या नहीं होगा। तो स्वतुल्य होने के लिए मैंने कंडीशन बताया था, स्वतुल्य होने के लिए स्वतुल्य कब होगा, जब खुद के साथ ही एक संबंध हमारा बन जाए। देखिए चूंकि हर एक A जो है A के साथ रिलेट करेगा, अगर A कोई R में से है और दूसरा A भी कोई R में से है ना, सेम A खुद के साथ संबंध होता है, तो वही चीज यहां पर बताया जाता है स्वतुल्य में। तो देखिए क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जो A है वो A से छोटा तो नहीं होगा लेकिन बराबर तो होगा। चलिए एक कॉमन एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि 1,1 R में होगा। अच्छा ऐसा क्यों कहा है मैंने, देखिए 1 से छोटा 1 तो नहीं हो सकता लेकिन 1 के बराबर तो 1 है ना, यहां तो दोनों ही कंडीशन दिया हुआ है। ये तो तभी मना कर देता जब यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होता, वो कि लेस देन वाला। यहां लेस देन के साथ इक्वल भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए R क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। R जो है हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा इसमें जो है स्वतुल्य के बाद दूसरा आता है सममित। ठीक है, तो सममित को बताने के लिए क्या होता है, सममित को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर A का B के साथ संबंध है तो B का A के साथ भी संबंध होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि अगर 1,2 हमारा इस R में है, इसका मतलब क्या है कि 1 जो है छोटा है 2 से, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है। बट यहां हम ये कह सकते हैं कि 2,1 R के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जो 2 है वो 1 से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि R जो है सममित हमारा नहीं होगा। R अतः हम यहां पे लिख सकते हैं R सममित नहीं है। ठीक है, अगला चलिए संक्रामक पर बात करते हैं। तीसरा नंबर जो है संक्रामक है। तो संक्रामक को देखते हैं, यहां पर बोल रखा है कि प्रूव करना है। तो संक्रामक को बताने के लिए अगर एक, जैसे कि यहां पर जो है अगर A का B के साथ संबंध है तथा B का C के साथ संबंध है, तो ऑब्वियसली A का C के साथ संबंध
होगा ही होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा है, चलिए एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, बाय एग्जाम्पल भी समझते हैं। ठीक है, देखिए मैं अगर कह रहा हूं कि 1,2 आर में है, क्यों? क्योंकि 1 जो है छोटा या बराबर हो सकता है, छोटा तो हो सकता है ना 2 से। चलिए 2,3 की मैं अगर बात करूं, ये भी आर में है। क्यों आर में क्यों है? क्योंकि जो ये रिलेशन दे रखा है, जो स्ट्रिक्ट दे रखा है यहाँ पे, जो संबंध यहाँ दे रखा है कि छोटा होना चाहिए, तो उसका ये कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2 देखिए बराबर तो नहीं है 3 से, लेकिन छोटा तो है। और देखिए 1,3, A, C लेना है, मैंने बताया A, C भी होगा, तो 1,3 भी आर में है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 3 से छोटा बराबर तो नहीं है, लेकिन छोटा तो है ना। तो देखिए बाय एग्जाम्पल भी हमने इस चीज को दिखा दिया है कि ऐसा हम कर सकते हैं। तो लास्ट में यही कह सकते हैं हम लोग, जो प्रूफ करने के लिए बोला था यहाँ पे, वो हम बता सकते हैं कि अतः यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आर क्या है? संक्रामक है। आर हमारा क्या है? अतः आर संक्रामक है। तो ये चीज हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, जांच कीजिए कि क्या आर में जो रिलेशन है A, B सच दैट A इज लेस देन B का क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। ये जांच करने की है या नहीं है, स्वतुल्य, सम्मित या फिर संक्रामक। तो चलिए एक एक करके हम जांच करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य की अगर मैं बात करूं तो देखिए खुद के साथ एक संबंध हमारा होना चाहिए, सीधा है ना, खुद का खुद के साथ। तो अगर देखिए अगर मैं 1/2 लेता हूं, 1/2 का 1/2 खुद का खुद के साथ, तो क्या ये आर में होगा? ये आर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 के क्यूब से जो है छोटा नहीं होगा। ठीक है ना, अतः इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य तो नहीं होगा, नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। अगला चलिए दूसरे में आते हैं, सम्मित। सम्मित में क्या कहता है? सम्मित होगा या नहीं होगा, आप अपने खुद के एक उससे जो है छोटा सा एग्जांपल लेकर के आप इसको देखिए अगर 1,2 अगर मैं 1,2 की बात करूं तो 1,2 आर के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है छोटा तो है ना 2 का क्यूब से, तो 2,1 क्या आर में होगा? 2,1 जो है क्या आर में होगा? आर में होगा 2,1। देखिए वेरीफाई करिए। चलिए 2 क्या छोटा या फिर बराबर है 1 के क्यूब से? नहीं है ना, तो आर जो है हमारा सम्मित भी नहीं होगा। ठीक है ना, आर जो है हमारा यहाँ पे सम्मित भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ चूंकि करके लिख सकते हो, आर सम्मित नहीं है। उसके बाद तीसरा संक्रामक, जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। संक्रामक के लिए मैं यहां पर छोटा सा एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझा देना हूं। देखिए अगर 3,3/2 लेता हूं, ये तो आर में होगा ही होगा, देख सकते हो वेरीफाई करके। क्यों ऐसा बोला है मैंने आर में होगा? क्योंकि 3 छोटा या फिर बराबर है 3/2 से, 2 का क्यूब से, है ना, 3/2 का क्यूब से। अब चलिए अगला इसमें लिखते हैं, एक नंबर हमें और लेना जो कि 3/2 कोई एक नंबर और आप लोग सोच सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर 6/5 ले लेता हूं।
6/5 जो कि आर में होगा। क्यों? क्योंकि 3/2 है वो छोटा या फिर बराबर होगा 6/5 से, है ना, 6/5 के क्यूब से। ये चीज ट्रू है। तो क्या ये जो है 3, A, C होना चाहिए ना, तो 6/5 ये चीज आर में हमारा होगा या नहीं होगा? ये तो आपको सोचना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये लेस देन वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रही है? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये हो नहीं सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि 3 जो है बड़ी है किसके? 6/5 के क्यूब से। आप करके देख सकते हो, 6/5 के क्यूब से बड़ी है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, लास्ट में हम लिख सकते हैं, लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं यहां पर। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम चेंज कर लेते हैं, चूंकि करके लिख लेते हैं, इसको हम चूंकि करके लिख लेते हैं। हम यहां पर अब लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य कॉमा सममित तथा संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये लास्ट में ये वाला लाइन आप लोग जरूर लिख करके आइएगा। तो आई थिंक आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन जो है 5th नंबर आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि जो है इसमें क्या कहा है। देखिए चलिए पढ़ लेते हैं इसको एक बार अच्छे से। सिद्ध कीजिए, यहां पर अब सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन आ गया है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर जो है इतना 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु ना तो ये स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। तो चलिए यहां पर वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए समुच्चय हम ए दिया हुआ है, मान के चलते हैं 1,2, 3, ठीक है, और एक संबंध यहां पर आपका दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपको आप लोग खुद भी इसको कर सकते थे, कोई बात नहीं, मैं इसको आप लोगों को करवा के बता देता हूं ताकि कोई डाउट आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है ना, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला स्वतुल्य, तो स्वतुल्य खुद का खुद के साथ रिलेशन होना। देखिए चूंकि हम यहां पर कह सकते हैं कि 1,1, 2,2, 3,3 ये सारे के सारे जो नंबर है इस टाइप के वो हमारे आर में पेयर है, इस टाइप के ये जो है आर में हमारा नहीं है। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि स्वतुल्य में खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। किसका? जितनी जो समुच्चय दिया रहेगा उसके जितने भी अवयव होंगे उन सभी अवयवों का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, इस आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य हमारा नहीं है। चलिए अगला, स्वतुल्य के बाद दूसरा आता है सममित। देखिए सममित की अगर मैं बात करूं तो चूंकि अगर मैं 1,2 लेता हूं, ये आर में है, तो देखिए 2, दिस इंप्लाई 2,1 भी हमारा किस में मिल रहा है? आर में मिल रहा है। मतलब अगर मैं 1,2 लेता हूं अगर आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए, मतलब रिवर्स, है ना, सममित, सिमेट्रिक। अब यहां पर देखिए मैं अगर कोई और नंबर होता, मान लीजिए इसके अंदर जो है 2,3 होता, तो 2,3 होता तो 3,2 भी इसके अंदर होना चाहिए था, जाहिर सी बात है। तो यहां पर सिर्फ 1,2 दिया है तो उसी को लेकर के हम चल रहे, तो हम यहां पर कह सकते हैं इसीलिए आर सममित है। उसके बाद तीसरा चलिए बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए क्या आप यहां पर कोई ऐसा एग्जांपल लेकर के बता सकते हो? संक्रामक के लिए क्या ऐसा कोई एग्जांपल आप लेकर के बता सकते हो? अब देखो अगर इसके अंदर से हम आर के अंदर से कोई ले लेते, देखिए चूंकि 1,2 आर में है, 1,2 आर में है,
तथा 2,1 ये भी आर में है, तो क्या 1,1 आर में है? 1,1 आर में होना चाहिए, जो कि आर के अंदर नहीं है। यही है ना, यही तो रिलेशन होता है। ए का अगर बी के साथ ए कमा बी अगर आर में है, बी कमा सी अगर आर में है, तो आपके ए कमा सी भी आर में होना चाहिए था। तो ए कमा बी का मतलब 1,2, बी कमा सी का मतलब 2,1, फिर ए कमा सी का मतलब 1,1, तो ये तो आर में है ही नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं आर हमारा संक्रामक नहीं है। ठीक है, आर हमारा संक्रामक नहीं है। हम यहां पर कह सकते हैं अतः आर जो है, जो यहां पर बोल रखा है, हमें यही लाइन लिख देना है। आर सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये चीज लाइन जरूर आप लिख करके आइएगा, ताकि इससे पता लगता है कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपने जो है क्या किया है, क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ये भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, मतलब एक कॉलेज है ना, एक कॉलेज है और उस कॉलेज में जो पुस्तकालय है उसके अंदर जितने भी पुस्तक है उसका समुच्चय ए है। मतलब कॉलेज के पुस्तकालय का सभी पुस्तक। अब यहां पर आप रिलेट कर सकते हो, यहां पर आप रिलेट कर सकते हो, कॉलेज ना बोलकर अपने स्कूल का अगर कोई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स है आप उसको मान सकते हो ए है, एक समुच्चय है। दूसरी चीज आर में, आर यहां पर आप लोगों के सामने दे रखा है, क्या कह रहा है कि x, y सच दैट जो x है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है। मतलब कोई भी आप अगर दो किताबें उठा लेते हो, उन दोनों किताबों में पेजों की जो संख्या है वो समान है ना, पेजों की संख्या समान है। तो चलिए पहला स्वतुल्य है या नहीं है आप खुद ही बता सकते हो, स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं, खुद के साथ रिलेशन है ना, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर? क्योंकि देखिए कोई भी अगर एक बुक है और उस बुक का, मैं इस वन बुक का, ये पहला बुक है, मान लीजिए कोई बुक ए है और इस ए बुक का मैं इस ए बुक के साथ ही कंपेयर कर रहा हूं, तो दोनों में तो पेजों की संख्या इक्वल ही होगा। इसमें जितना पेज होगा ये वही बुक है तो इसमें भी वही होगा। तो यही चीज तो हमें जो है यहां पर बताना है, यही चीज तो हमें यहां पर बताना है। इनको अब भाषाओं के रूप में लिखना है, क्योंकि आर बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए, देखिए यहां पर x, y के रूप में ले रखा है ना, तो हम ना यहां पर एक काम करते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि हम x, y के रूप में लेकर के ही लिखें, है ना, x, y के रूप में ही लिखें। तो यहां पर हम x, y, x ले लेते हैं, है ना, x ले लेते हैं, तो सही रहेगा। खुद के साथ संबंध ये r में होगा। क्योंकि x पुस्तक में पेजों की संख्या x पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर तो होगा ही होगा, यानी कि समान होगा। ये
यही तो हमको यहां पर बताना है। तो हम यहां पर कह सकते हैं अतः R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अच्छा, सममित की अगर मैं बात करूं, सममित बताइए, आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर x, y R में है, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाई x तथा y के पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। तो क्या हम यही कह सकते हैं तथा y, x ये भी R में होना चाहिए, होगा? क्यों? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि x तथा y का पेज की संख्या बराबर है, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि y तथा x के पेजों की संख्या बराबर है, पेजों की संख्या बराबर या फिर समान, जैसे क्वेश्चन में कह रखा है। ये हम कह सकते हैं, बहुत आसान है समझना, है ना? इसको समझना बहुत आसान है। चलिए अगली उस पे प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। क्या है? संक्रामक। संक्रामक की अगर मैं बात करूं तो अगर देखिए x, y R में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब x तथा y के पेजों की संख्या समान है। अच्छा, अगर मैं y, z की बात करूं कि ये भी R में है, इसका मतलब क्या है कि y तथा z के पेजों की संख्या समान है। तो हम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि x, z ये भी R में होगा। क्यों? x तथा z के पेजों की संख्या समान है। तो हम यहां पर सिंपली इसको कह सकते हैं अतः R संक्रामक है ना? अतः R कैसा है? संक्रामक है। तो क्वेश्चन में आप क्या पूछा था, एक बार रिकॉल देख लेते हैं इसको फिर से, उस हिसाब से हम इसका आंसर लिख देंगे। तो बता रखा था कि पेजों की संख्या समान है, तो द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। और आप लोगों को मैंने ये बता रखा था कि अगर तुल्यता संबंध है तो उस कंडीशन में हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, है ना? तो हम यहां पर कह सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध है कि नहीं? R एक तुल्यता संबंध है। क्यों? क्योंकि R स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम समझना, इसको खाली आपको रिलेट करना है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि A 1 2 3 4 5 में सम है, ठीक है ना? सॉरी, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहां पर एक रिलेशन, यहां पर संबंध दे रखा है और संबंध यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को सही करेक्शन कर लेना है। क्या कहा है कि जो है 1 2 3 4 5 में यहां पर R बराबर एक संबंध दिया हुआ है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये बाई मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। A, B सच दैट जो मॉडुलस ऑफ A माइनस B है वो हमारा सम है, ये कहा है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, यह हमें सिद्ध करना है। R एक तुल्यता संबंध है। तो उसके बाद प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है ना? प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु
1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। बहुत सरल है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, घुमा के बोल रखा है, तो एक एक पार्ट हम समझेंगे। सबसे पहले हम इतना समझेंगे कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है, ये एक तुल्यता संबंध है या नहीं है, ये चीज हम जो है समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर अगर संबंध को हम बना ले तो कैसा रहेगा। अगर मैं R की मैं बात करूं तो अगर मैं A का मान 1 लेता हूं, है ना, बहुत सारे ऐसे रिलेशन बन जाएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं। चलिए हम डायरेक्टली वेरीफाई कर लेते हैं, ऐसा सरल रहेगा, हम डायरेक्ट करते हैं इसको, है ना। रिलेशन बनाने जाएंगे तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, 5 तक दे रखा है यहाँ पे, है ना। 1, 2 दे रखता तो आसान हो जाता, हम पहले से उसको ड्रॉ कर लेते। तो चलिए सबसे पहला जो रिलेशन हमारे पास आता है वो है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो खुद का खुद के साथ संबंध होने के लिए क्या होता है, देखिए अगर मैं 1,1 लेता हूं, क्या ये R के अंदर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं मॉडुलस 1 - 1 करूं तो ये 0 आ जाएगा। और 0 क्या है, हम 0 को सम और विषम में कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। 0 को सम और विषम, 0 ना तो 0 सम नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 सम नहीं है, 0 क्या नहीं है, 0 सम नहीं है, ये हम कह सकते हैं। 0 हमारा क्या नहीं है, सम नहीं है, ठीक है। चलिए अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं, अतः R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। दूसरा सममित। सममित तो अगर देखिए मैं यहां पर कोई भी 2 एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर सममित होगा या नहीं होगा, चलिए हमें वेरीफाई करके दिखाते हैं कि अगर A, B R में है, क्योंकि अगर मॉडुलस A - B करूं, ये हमारा जो है एक सम होगा, है ना। अब B, A ये भी R में होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, B - A, तो ये क्या हो जाएगा, B - A हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी एक सम हो जाएगा। आप लोग इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। कोई भी नंबर ले लीजिए, है ना, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं बाय एग्जाम्पल ही। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल से करके दिखा देते हैं एक बार ना, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कि डाउट है। अगर मैं ए का जो मान है वो 1 लेता हूं और जो B का मान है वो मैं 5 लेता हूं, तो ये R में होगा। क्यों होगा? क्योंकि मॉडुलस 1 - 5 करूंगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि सम है। अच्छा, अगर इसी की आगे थोड़ा सा बढ़ा दे और मैं कहूं कि 5,1 ये भी R में होगा। क्यों? क्योंकि 5 - 1 का मॉडुलस करूंगा तो 4 होगा, ये भी सम होगा। तो ये आई थिंक आप लोगों को बाय एग्जांपल से ये चीज क्लियर हो गया। अतः हम यहां पर कह सकते हैं, अतः R सममित है। चलिए अगला, सममित के बाद आता है संक्रामक। संक्रामक के लिए अगर A का B के साथ संबंध है, B का C के साथ संबंध है, तो A का C के साथ भी संबंध होना चाहिए, है ना। हम यहां पर लिखेंगे, माना, देखिए माना A, B और B, C ये जो है हमारे किस में है, R में है। हम ऐसा मतलब थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर लैंग्वेज में लिखना है, तो हम यहां पर माना A, B R में है तथा B, C भी हमारे किस में है, R में है ना। B, C भी हमारे किस में है, R में है। अब हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये चीज R में है तो A - B ये हमारा कैसा होना चाहिए, सम, तथा B - C का मॉडुलस, B - C का जो मॉडुलस है ये भी हमारे क्या होना चाहिए, ये भी हमारा जो है
सम होना चाहिए, यही तो बनता है, क्योंकि जो बता रखा है उस अकॉर्डिंग जो है ये हमारा कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब मैं अगर a माइनस सी की बात करूं, a माइनस सी की बात करूं, तो a माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, क्योंकि ये भी सम और ये भी सम। तो देखिए सम, अगर ये संख्या सम है और ये संख्या क्योंकि हमने पहले देख रखा ये भी सम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये a माइनस सी ये भी हमारा क्या होगा, सम होगा, इसका मॉडुलस हमारा क्या होगा, सम होगा। तो हमें कह सकते हैं अतः R संक्रामक है, R कैसा है, संक्रामक है। तो क्या क्या मिला है हमें, सबसे पहले R हमारा स्वतुल्य नहीं है ना, R स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक भी है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ये जो है तुल्यता संबंध है, कह सकते हैं। अब आप लोग तो बताइए इस चीज को, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही बोल रखा था पहले पार्ट में, अभी हुआ नहीं है। क्वेश्चन में पहले पार्ट में ये बोल रखा था कि R एक तुल्यता संबंध है, ये हमें बताना था। तो अगर कोई भी इन तीनों प्रॉपर्टी में से अगर कोई एक प्रॉपर्टी मना कर दिया तो हम कह सकते हैं कि R तुल्यता संबंध जो है होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहां पर जो है सम की अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें, तो यहां पर अगर जीरो सम होता, थोड़ा सा यहां पर समझना है आप लोगों को, अगर जीरो को हम सम की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना, अगर सम संख्या की मैं बात करूं तो 2, 4, 6 ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो हमारे सम में आते हैं। अब मैं अगर जीरो को एक टाइम के लिए सम की कैटेगरी में रख दूं, जीरो को ना तो सम कह सकते हैं और ना ही हम इसको विषम कह सकते हैं। तो पहली चीज तो यहां पर अगर सम नहीं है तो ये जो है हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर इनकेस देखो जीरो का मतलब ये कि अगर मैं 1 एक विषम संख्या इसके पीछे मैं जीरो लिख रहा हूं तो ये एक सम संख्या हमारा बन गया है। तो किसी संख्या को अगर पीछे अगर जीरो लगा दो तो सम संख्या बन सकता है, लेकिन जीरो क्या खुद सम संख्या है? तो जीरो तो कोई संख्या ही नहीं है, तो हम जीरो को सम कैसे कह सकते हैं? तो हम अगर इसको लिखे तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि R जो है हमारा है वो तुल्यता संबंध नहीं है। R जो है अतः R तुल्यता संबंध नहीं है। अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जीरो को हम ना तो सम में ले सकते और ना ही विषम में ले सकते, है ना। जीरो किसी के साथ अटैच होकर के मिल करके उस संख्या को सम बना सकता है, लेकिन हम क्या जीरो को डायरेक्टली नहीं कह सकते ना कि ये सम संख्या है या फिर ये विषम संख्या है ना। अच्छा, उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, दूसरा इसमें ये बोल रखा था कि जो है परंतु इसमें ये बोल रखा था कि प्रमाणित कीजिए कि एक, इसमें सेकंड पार्ट, ठीक है ना, सेकंड पार्ट इसमें ये बता रखा था कि 1, 3, 5 क्या ये एक दूसरों से संबंधित है ना, ये चीज कह रखा था। तो देखो हम यहां पर देख सकते हैं, चूंकि सभी अवयव विषम है, तो कोई भी दो अवयवों को अगर आपस में लेकर के हम घटा दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सम होता है। अतः किन्हीं दो अवयवों का अंतर सम होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरों से क्या होगा, संबंधित होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तीसरे पार्ट की, तो तीसरे पार्ट में ये बोल रखा था कि समुच्चय 2,4 के लिए बोल रखा था। तो क्या 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है? 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये जो है 2,4
सभी अवयव इसके जो है दोनों का जो अंतर है क्या हो जाएगा, सम ही होगा, है ना। इन दोनों का अगर अंतर में निकालो तो ये भी हमारा सम होगा, ठीक है ना। सभी संख्या जो है क्या है, चूंकि सभी अवयव सम है, यहां पर भी है लिख दीजिए, सम है, अतः दो अवयवों का अंतर कैसा होगा, सम होगा। तो ये भी हमारे एक दूसरों से कैसे हैं, संबंधित है। अब समुच्चय इतने के अवयव देखो, समुच्चय 1 3 5, अगला स्टेप 4th नंबर इसमें जो पूछा था वो क्या पूछा था कि समुच्चय 2 के सभी अवयव परंतु समुच्चय 1 3 5 करली ब्रैकेट लगाने होते हैं, 1 3 5 का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है ना, ये चीज कहा था। तो देखिए समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव संबंधित नहीं है, क्योंकि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव विषम है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव सम है, ठीक है ना। सम और विषम संख्याओं का जो अंतर है, सम और विषम संख्याओं का जो अंतर है वो सदैव विषम होगा, ठीक है ना। हम यहां पे लिखेंगे इतने तथा 2 4 एक दूसरों से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है ना। ये चीज हमें लिखना है, क्यों, क्योंकि ये हमारे सारे क्या है, विषम है, ठीक है, विषम है, और ये जो है वो हमारे सम है। तो सम और विषम संख्या ये जो है विषम संख्या ही आएंगे, है ना। इनके अगर अंतर में आपस में निकालूं तो ये क्या होंगे, सबके सब विषम संख्या आएंगे, क्योंकि 1 - 2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 करूंगा तो ये 1 आ रहा है जो कि विषम है, 1 - 4 करूंगा 3 आ रहा है जो कि हमारे पास क्या विषम आ रहा है। 3 - 2 करूंगा 1 आ रहा है विषम, 3 - 4 करूंगा 1 आ रहा है विषम, 5 - 2 करूंगा 3 आ रहा है विषम, 5 - 4 करूंगा नहीं, 5 - 4 1 आएगा, तो ये विषम। तो ये सारे के सारे विषम है, जो कि हमारे पास संबंध में क्या दे रखा था कि ये सम होना चाहिए, संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो विषम माइनस अगर सम करता हूं तो यह हमारे हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, विषम आ जाएगा, है ना, विषम संख्या आएगा। और विषम संख्या होगा तो वो संबंधित नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछते रहिएगा और पूछ लीजिएगा, है ना, तो आप लोगों को एक प्रॉपर मैं सॉल्यूशन वहां पर प्रोवाइड कर सकूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या बता रखा है इसमें ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A x belongs to Z such that x is less than equal to 0 and greater than equal to 0 and less than equal to 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ये चीज हमको प्रूव करना है, ठीक। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहला देखिए इसमें तो इन्होंने एक समुच्चय दे रखा है। चलिए समुच्चय A दे रखा है जो कि Z की बात बोल रखा है, ठीक है ना। Z का मतलब ये होता है कि देखिए Z का मतलब ये होता है कि इंटीजर्स में हमारे माइनस के नंबर भी होते हैं सारे, और 0 भी होते हैं, और सारे प्लस के नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। अब इसमें एक कंडीशन बोल रखा है कि कंडीशन क्या है कि जो x होगा, जितने भी x होगा वो 0 से बड़ी या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो 12 है 12 से क्या होना चाहिए, 12 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अब z जो है कंप्रेस हो करके ये सारे के सारे नंबर ना हो करके इसमें 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और ऐसे 12 तक हो सकता है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इसमें लगा हुआ है, तो इसीलिए हम यहां पर बोल रहे हैं। तो चलिए पहला जो इसमें हमारे पास प्रूफ करने हैं वो आर जो रिलेशन है
वो बता रखा है कि a कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी जो है 4 का गुणज होना चाहिए, है ना, यहां पर 4 का गुणज ये होना चाहिए है। ये संबंध हमारा पहला दे रखा है, यहां पे 4 लिख लीजिएगा, 4 का गुणज है ना। तो चलिए एक एक करके प्रूफ करते हैं इसको। हमें तुल्यता संबंध बताना है, तो पहला वाला तुल्यता संबंध बताने के लिए देखिए, अगर मैं बात करूं स्वतुल्य की तो स्वतुल्य के लिए खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं a कॉमा ए लेता हूं, ये R के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं मॉडुलस ऑफ a माइनस ए करूं जो कि 0 आएगा, और 4 का गुणज है, 0 4 का गुणज है, 0 किसी का भी गुणज हो सकता है, 0 4 का गुणज है, तो हम यहां पर कह सकते हैं R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। अगला सम्मित। सम्मित की अगर मैं बात करूं तो अगर a कॉमा बी आर में है, इसका मतलब है अगर a कॉमा बी आर में है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी ये जो भी आए 4 का गुणज है। अगर a माइनस बी 4 का गुणज है तो b कॉमा ए भी हमारा R में होगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लूं, चलिए यहां पर मिटा लेते हैं, एक बार इसको सही से लिख लेते हैं। मॉडुलस माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो यहां b माइनस ए हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। स्वतुल्य के बाद सम्मित हो गया। सम्मित अब यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः R कैसा है, सम्मित है। उसके बाद तीसरा संक्रामक। संक्रामक के लिए अगर देखिए a हम यहां पर लिख लेते हैं माना, इसके प्रीवियस में जो क्वेश्चन किया था एग्जैक्ट वैसे ही कुछ यहां पर कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो माना a कॉमा बी आर में है तथा a कॉमा बी आर में है तथा b कॉमा सी ये भी आर में है। तो अगर a कॉमा बी आर में है, b कॉमा सी आर में है, तो इसको हम कह सकते हैं कि मॉडुलस a माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तथा मॉडुलस b माइनस सी ये भी 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है। और हम अगर मॉडुलस a माइनस सी की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, मॉडुलस b माइनस सी। तो देखिए ये भी 4 का गुणज, ये भी 4 का गुणज है, तो ये भी 4 का गुणज होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो गुणज होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं अतः R अतः हम यहां पर कह सकते हैं अतः R संक्रामक है। और अगर R संक्रामक है, देखिए पहला हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक भी हो गया। हम यहां पर कह सकते हैं अतः R एक तुल्यता संबंध
आर एक तुल्यता संबंध है ना। अब दूसरा पार्ट इसमें हम कह सकते हैं, दूसरे पार्ट के लिए भी हमें प्रूव करना है कि आर जो है तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो दूसरे पार्ट के लिए यहां पर बोल रखा है इन्होंने कि आर जो है सेकेंड पार्ट, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो रिलेशन है वो दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, ए कॉमा बी सच दैट ए जो है बी के बराबर होगा, ए जो है बी के बराबर होना चाहिए, ये सेकेंड पार्ट में कह रहा है। देखिए यहां पर बहुत सरल है। पहला वाला अगर मैं बात करूं स्वतुल्य की, स्वतुल्य में क्या है कि खुद का खुद के साथ संबंध होगा ही होगा। तो ये तो ऑब्वियस है कि भैया ए बराबर ए तो होगा ही होगा। अतः हम कह सकते हैं आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। दूसरा सम्मित, देखिए सम्मित भी बहुत सरल है, मैं इसको फटाफट वेरीफाई कर देता हूं। अगर a कॉमा बी, देखिए अगर a कॉमा बी किस में है, r में है, इसका मतलब क्या है कि a जो है b के बराबर है और b कॉमा a ये भी r में होगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर a कॉमा b को बराबर कह रहा तो b कॉमा a भी तो बराबर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं r, अतः r सम्मित है। तीसरा संक्रामक, संक्रामक। तो संक्रामक में क्या है, संक्रामक में देखिए हमें यह बताना है a कॉमा बी अगर r में है तथा b कॉमा सी r में है, तो a कॉमा बी अगर r में है तो a बराबर b, तथा b कॉमा सी अगर r में है तो b बराबर c। अगर a बराबर b बराबर c है तो हम ये कह सकते हैं a बराबर c। इसका मतलब क्या है कि a कॉमा सी भी r में है, अतः हम यहां पर कह सकते हैं R संक्रामक है। और अगर R संक्रामक है तो हम यहां पर अच्छे से लिख सकते हैं R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यही चीज हमें प्रूफ करने के लिए बोला था। तो अगर 9th क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या स्थिति है आप लोगों का, है ना, क्या स्थिति है। तो जो है अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन है। और 10th क्वेश्चन देखिए, ये जब मैंने इतना सारा करवा दिया है ना, तो एक क्वेश्चन तो होमवर्क का बनता ही है। तो एक क्वेश्चन होमवर्क का बनता है, तो वो मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं। क्या है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। दूसरा, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही ऐसे एग्जाम्पल आपको ढूंढना है। देखिए प्रीवियस में हमने इतना सारा कर लिया है, तो कोई ना कोई एग्जाम्पल आप लोग ढूंढेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, आपको मिल ही जाएगा। तो आप लोग खुद से देख सकते हो, बना भी सकते हो। फिर भी अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क हो गया आपका, सिंपल सा। अगर नहीं आता है तो आप लोग जो है ना मुझे कमेंट में जरूर बता देना, कमेंट में बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को नहीं हो रहा है। जिसका नहीं हो रहा है बता देना, मैं इसका किसी वीडियो में अटैच करके समझा करके आप लोगों को बता दूंगा, है ना, समझा करके आप लोगों को बता दूंगा। बहुत ईजी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अगला क्वेश्चन पर चला जाए, फिर 11वें नंबर पर चलते हैं। तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमारे बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी कॉमा क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है। मतलब P कॉमा Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मतलब ये समझ लीजिए, कंडीशन ड्रॉ करते हैं। R क्या क्या बोल रखा है, देखिए R में इन्होंने क्या बोल रखा है। R में इन्होंने ये बोल रखा है कि एक ओरिजिन है, इस
ओरिजिन से एक पॉइंट P है, इसका जो डिस्टेंस है, अब मान लीजिए कि ये ओरिजिन है और ओरिजिन से यहां पर ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, चलिए फिर से एक बार स्टडी करते हैं, रीड करते हैं इसको। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं के समुच्चय में आर पी कॉमा क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अगर मैं एक ऐसा कंडीशन ले लूं, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सर्किल है, अगर मैं इस यहां के एक पॉइंट को P पॉइंट मान लूं, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है जो कि P है और ये हमारा जो है ओरिजिन है ना। इसको चलिए दूसरे कलर से हम डिनोट कर देते हैं। ये मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारा जो है ओरिजिन है, और एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं Q, और ये कहा जा रहा है कि इनका जो है ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये कहा है, इसका ओरिजिन से क्या है, इक्वल है। ये हमारा रिलेशन है, ये सिंपल जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये हमारा एक रिलेशन है, आप समझ सकते हो इसको ऐसे। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये हमको सिद्ध करना है। फिर कह रहे हैं पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0,0। अब P जो है 0,0 पर नहीं है, ध्यान रखना, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इतने से पार्ट पर डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके आगे के उस पर चर्चा करेंगे, है ना। इसका आगे के उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले इसको तुल्यता संबंध बताना चाहूं तो तुल्यता संबंध बताने के लिए पहला जो इसमें है वो हमारा आता है स्वतुल्य। स्वतुल्य बहुत इजी है, खुद के साथ रिलेशन है। अगर मैं P के साथ ही रिलेशन बताऊं तो ऑब्वियस है कि P का मूल बिंदु से दूरी P के मूल बिंदु से दूरी के समान है ना, मूल बिंदु से दूरी समान है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है हमारा, अतः P नहीं, यहां पर होगा R, अतः R स्वतुल्य है। सो उसके बाद दूसरा आता है स्वतुल्य के बाद सममित। सममित में P, Q अगर R में है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि P का मूल बिंदु से दूरी Q के मूल बिंदु से दूरी समान है ना, मूल बिंदु से दूरी समान है। अतः हम ये कह सकते हैं कि Q, P ये भी R में होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मूल बिंदु से P का, ये मूल बिंदु मान लीजिए कि O है और इस मूल बिंदु से P का डिस्टेंस Q के डिस्टेंस के समान है, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि Q का डिस्टेंस P के डिस्टेंस के समान है ना। ये तो एक कॉमन सेंस हुआ। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर सेम लाइन आप लोग लिख लीजिए, P की जगह Q कर लीजिएगा और Q की जगह पर P कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे एज इट इज लिख सकते हो। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अतः R जो होगा वो हमारा कैसा होगा, सममित होगा, है ना। R जो है वो हमारा सममित हो जाएगा। चलिए यहां पर लिख भी लेते हैं, अतः R सममित है। अच्छा, सममित के बाद तीसरा आता है क्या, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि P, Q R में है,
इसका मतलब क्या है कि P का Q के साथ डिस्टेंस सेम है तथा Q, R को एक और पॉइंट ले लेते हैं जो कि इस R में है। चलिए R ना लेकर के ना, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा सा समझने में गड़बड़ी हो सकती है, तो इसीलिए हम S ले लेते हैं इस पॉइंट को। S जो है R में है, तो हम ये कह सकते हैं कि P, S ये भी हमारा किस में हो जाएगा, R में हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है मूल बिंदु से, इन दोनों का डिस्टेंस मूल बिंदु से सेम है, तो ऑब्वियस की बात है कि P और S का डिस्टेंस भी मूल बिंदु से सेम होगा। हम अब लिख सकते हैं अतः R संक्रामक है। आप लोग लैंग्वेज भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिखा था वैसे आप लोग लैंग्वेज भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो देखिए स्वतुल्य सममित संक्रामक है, हम यहाँ पर लिख सकते थे R, अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये चीज हमको बताना था 11वें नंबर में, अभी तो छोटा सा एक पार्ट हुआ है ना, छोटा सा एक पार्ट हुआ। आगे ये इन्होंने सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा था। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले, तो उसके बाद जो है बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में ये कहा था, सेकंड पार्ट में ये कहा था, सेकंड पार्ट में देखिए पुनः सिद्ध कीजिए कि सबसे पहले तो इन्होंने बता रखा है कि जो P है वो डज नॉट इक्वल टू 0,0 है। सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये आप लोग ध्यान रखना, सेकंड पार्ट है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो अब मूल बिंदु से देखिए उतनी ही दूरी पर होंगे ना सारे के सारे, जितना P मूल बिंदु से दूरी है ना, P का मूल बिंदु से दूरी है। अब दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई O पॉइंट है ना, जो कि 0,0 मूल बिंदु है और OP का कोई एक डिस्टेंस है क्योंकि, तो P से संबंधित सभी मूल बिंदु से के दूरी पर ही होंगे। अतः P इसके लिए, इस पॉइंट के लिए 0,0 संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर होगा। तो चलिए इसको बाई लैंग्वेज अगर कैसे लिखना है, देखिए P डज नॉट इक्वल टू 0,0 संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे बिंदु आते हैं कि से संबंधित, सॉरी यहां पे ऐसा लिख लीजिए, से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय, सभी बिंदुओं के समुच्चय, सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितना बिंदु P मूल बिंदु से दूर है, मूल बिंदु से दूर है। ठीक है, तो ये चीज हमको यहां पर थोड़ा सा बताना था, तो जो कि हमने बता दिया है। ठीक है ना, तो आई थिंक आप लोगों को जो 11th क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। 12th क्वेश्चन पे
तो 12वां क्वेश्चन जो है क्या है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। वैसे ही प्रीवियस का जो क्वेश्चन हमने करा है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अगले वाले पार्ट में थोड़ा चेंज कर दिया है, बस और कुछ नहीं। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? ये संबंधित है या नहीं है वो हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहला तो हम यहाँ पर तुल्यता संबंध इसको है या नहीं है वो हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो रिलेशन R में दे रखा है कि जो है, देखिए एक त्रिभुज है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है मान के चलते हैं, यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए दो त्रिभुज हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है ना, दो त्रिभुज, इसको हम T1 नाम दे देते हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं, T2। ये समरूप त्रिभुज है ऐसा इन्होंने कहा है। तो अगर मैं पहला कंडीशन की बात करूं स्वतुल्य की, तो देखिए T1 ये R में होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज T1 है वो खुद का जो है समरूप तो है ही, है ना, समरूप तो है ही। उसके बाद यहां पर लिख सकता था R स्वतुल्य है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा सममित। सममित की अगर मैं बात करूं, देखो T1 अगर T2 R में है, मतलब T1 T2 के समरूप है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि T2 T1 का समरूप है। तो इसका मतलब क्या है कि R सममित भी हो जाएगा, है ना, सममित, सॉरी, R सममित है। उसके बाद तीसरा संक्रामक। अगर मैं T1 को कहूं T2 समरूप है, T1 का T2 समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि T1 T3 का समरूप होगा, T1 T3 के समरूप होगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो अगर R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो है यहां तुल्यता संबंध है ना, यहां तुल्यता संबंध है। अतः यहां पर हम लिख सकते हैं R तुल्यता संबंध है कि नहीं। R जो है क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध है ना। अब देखिए इसमें एक अगला पार्ट बोल रखा था कि भुजा 3, 4 और 5 वाले, है ना। सेकंड पार्ट पर चलते हैं, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोल रखा था कि 3, 4, 5 वाले त्रिभुज T1, 3, 4, 5 वाला जो त्रिभुज है वो T1 भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T2 T3 से, है ना। T3 पर विचार कीजिए, T1 T2 T3 में से कौन त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो अगर देखिए 3/6 लिखूं
पहला और दूसरा को लेता हूं, है ना, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो मैं 3/6, 4/8 करूं, 5/10 करूं। आप देख सकते हो कि पहला और तीसरा जो है संबंधित है, तो हम ये कह सकते हैं अतः T1 तथा T3 परस्पर संबंधित है। संबंधित है ना, संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एग्जैक्ट इसके जैसा ही क्वेश्चन है ना, एग्जैक्ट इसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो आप लोग ना इसको ट्राई करिएगा, ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहा इस वीडियो में, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। अगर नहीं आया तो मैं प्रीवियस के किसी लेक्चर में आप लोग कमेंट में बता देना कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो इसको हम जो है एक लेक्चर बना करके आप लोगों को बता देंगे। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बता रखा है कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R जो है L1 समांतर है L2 के समांतर, तो परिभाषित कीजिए। संबंध R है जो है इसमें बोल रखा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है ना, ये बताना हमें। उसके बाद बता रखा है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो बहुत सरल है। तुल्यता संबंध तो दिखाना देखिए आप लोगों को आता ही होगा। तुल्यता संबंध आप लोग आई थिंक इतना पढ़ने के बाद तो दिखा दोगे कि तुल्यता संबंध क्या है। कह रहा है कि जो L1 है, जितने भी रेखाएं हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी हमने वेरीफाई किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लेते एग्जाम में। एक रेखा हमारे पास मान लीजिए कि L1 है और एक रेखा हमारे पास L2 है, जो कि एक दूसरों के क्या है, समांतर है। मतलब L1 पैरेलल है L2 रेखा के, तो ये तुल्यता संबंध है। तो देखिए कोई भी रेखा खुद के तो पैरेलल होगा ही, L1 रेखा L1 के पैरेलल होगा ही होगा। L1 रेखा अगर L2 के पैरेलल है तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि L2 रेखा L1 के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, ये सममित भी हो जाएगा, स्वतुल्य भी है। संक्रामक अगर मैं एक और ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि L1 रेखा L2 के पैरेलल है, L1 L2 के है, और जो L2 रेखा है वो L3 के पैरेलल है। तो मैं तो ये भी कह सकता हूं ना कि जो L1 रेखा है वो L3 के पैरेलल, इसका मतलब ये संक्रामक भी हो गया। अगर स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक भी है, तो इसका मतलब क्या, इसको आप बाय लैंग्वेज में जरूर लिखिएगा, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं ऐसे प्रीवियस में आप लोग इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो ये जो है हमारा एक तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। तो अगर तुल्यता संबंध है तो हम आगे इसके अगला एक पार्ट और दिया है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग तुल्यता संबंध तो बता देंगे, लेकिन आगे जो ये बता रखा है ना, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखिए ये y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखा समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय क्या क्या होगा। देखिए प्रवणता, इसकी प्रवणता कितनी है, 2 है। इसकी प्रवणता कितनी, देखिए y बराबर 2x+4 है। तो मैं अगर इसमें तुलना करूं y बराबर mx+c के, तो इसमें जो m का मान आ रहा है, जो प्रवणता आ रहा है, प्रवणता कितनी आ रही है इसकी, m। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा क्लास 11 का। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोगों को समझ में आएगा। प्रवणता जो है क्या है, 2 आया है। अब देखिए एक ऐसा जनरल इक्वेशन हम बना लेते हैं, y बराबर 2x+c। अब ये मेन हमारे यहां पर प्रवणता 2 होना चाहिए और इंटरसेप्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट जो है हमारा कुछ अलग हो सकता है। c का मान यहाँ पे 4 है, तो c का मान हमारा कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग हम c का मान रखते जाएंगे तो एक ही पैरेलल रेखा हमें मिलती जाएंगी, है ना। अलग अलग c का मान हम रखेंगे क्योंकि c हमारा कटिंग पॉइंट होता है। तो c कटिंग पॉइंट अलग अलग, देखिए ये जैसे एक हमारे पास मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक चतुर्थांश बना हुआ है, ठीक है। ढाल इसका 2 है, ये ध्यान रखना। c यहाँ पर मान लीजिए पहली रेखा है, उसकी c जो है यहाँ से है। दूसरी रेखा जो है उसका जो c है वो यहाँ से है। तीसरी रेखा है उसका c जो है यहाँ से है।
तो सी का मान बदलेगा लेकिन एम का मान नहीं बदलेगा, ढाल नहीं बदलेगा, है ना, ढाल नहीं बदलेगा। तो ये हमारे पास ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी जितनी भी रेखाएं होंगी वो संबंधित होंगे, ठीक है। अब चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वें नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखिए इसमें बोल रखा है कि मान लीजिए समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 में आर दे रखा है द्वारा परियोजना संबंध आर है, आर स्वतुल्य सममित। देखिए स्वतुल्य सममित वेरीफाई कर लेते हैं। स्वतुल्य सममित पहला वाला स्वतुल्य वेरीफाई कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए खुद का साथ रिलेशन होना चाहिए। तो क्या खुद के साथ रिलेशन है? तो 1,1 आर में है, 2,2 ये भी आर में है, 3,3 ये भी आर में है, 4 है लेकिन 4,4 आर में है, 4,4 भी आर में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये स्वतुल्य है ना, आर स्वतुल्य। फिर दूसरा आता है सममित। सममित के लिए हमें वेरीफाई क्या करना होगा कि अगर 1,2 है, देखिए 1,2 हमारे आर में है, तो क्या 2, बट हम ये लिख सकते हैं कि 2,1 आर के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, 2,1 आर में नहीं है। इसका मतलब क्या है, आर सममित नहीं है ना, जो है सममित हमारा नहीं होगा। उसके बाद चलिए अगला संक्रामक की बात करते हैं। तो संक्रामक होगा या नहीं होगा ये चीज हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। तीसरा नंबर संक्रामक। तो संक्रामक के लिए यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक बताइए, संक्रामक के लिए हम क्या यहां पर कह सकते हैं, क्या कंडीशन ले सकते हैं संक्रामक के लिए? अगर ए देखिए, अगर A, B आर में है, B, C अगर आर में है, तो A, C ये भी आर में होगा। आप लोग देख सकते हो, जो रिलेशन दे रखा है उसी रिलेशन से आप लोग देख सकते हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, आर स्वतुल्य संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है ना, सम्मित नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा हो गया 15। अब 16वां नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। तो ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहा है। तो जो एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 था वो हमारा कंप्लीट हमने कर लिया है ना। कहीं पर अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये जो है आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।